बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 4 में जो हमने चीज़ डिस्कस की थी दैट वाज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि मेन कंपोनेंट्स जो सेल के हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। उसके साथ ही हमने डिस्कस कर दिया था डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एंड डिफरेंसेस ऑफ द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्लस इसमें हमने एक और चीज़ जो डिस्कस की थी दैट वाज द प्रोसेस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर द पर्पस टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल फॉर द सेक ऑफ स्टडी। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने सेल के स्टडी कर लिए। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं इसमें जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट में सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे दैट वुड बी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है इसमें हम देखेंगे कि ये है क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबसे पहली बात जो आप करेंगे कि इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री of the cell in case of animals and in case of plant cell that is present under the cell wall। ठीक है जी। और अंडर द सेल वॉल इट इज़ द आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। ये हो गई कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो चीज़ क्या है। उसके बाद इसकी हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। तो दैट इज़ मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं इसमें से ज़्यादा कंपोजिशन जो है 60 to 80% जो है वो प्रोटीन्स होंगे। अब ये 60 किस में है, 80 किस में है, और इनके दरमियान 61, 62 से लेके ऑनवर्ड 80 तक ये डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट कंपोजिशन होगी। ठीक है। लेकिन ये जो है ये एवरेज हमने देखा है कि प्रोटीन्स जो हैं ये 60 से लेके 80 तक हो सकते हैं और लिपिड्स जो हैं वो 20 से लेके 40 तक हो सकते हैं। ये तो हो गई इसकी कंपोजिशन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर के लिए क्या है कि पहले जो साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने जो मॉडल दिया था वो था जी लिपिड बाइलेयर मॉडल। अब लिपिड बाइलेयर मॉडल के मुताबिक क्या था कि लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं। ठीक है, लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं और दे आर सैंडविच्ड इन द 2 लेयर्स ऑफ द प्रोटीन्स। ये आप देखें कि ये आपके सामने जो इस वक्त डायग्राम है दैट इज लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। ये आप देखें कि ये लिपिड की एक पूरी लेयर जा रही है, ये लिपिड की पूरी एक लेयर जा रही है, और ये लिपिड की एक लेयर जो है डबल लेयर जो है दैट इज सैंडविच इन द 2 प्रोटीन लेयर। ये एक ऊपर वाली लेयर हो गई और ये एक इसकी जो है नीचे वाली लेयर हो गई। सो 2 लेयर्स जो हैं इसमें लिपिड्स की हो गई और 2 लेयर्स जो हैं इसमें प्रोटीन्स की हो गई। लेकिन ये बात क्या है बच्चों कि ये है पुराना मॉडल कि जब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ स्टडीज़ जो हैं वो नहीं थी, तो फिर ये मॉडल जो था ये साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने प्रपोज किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि 2 लिपिड्स की लेयर हैं और ये सैंडविच हुई हुई हैं प्रोटीन्स की 2 लेयर्स में, और कहीं कहीं जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स भी कहीं अटैच होते हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता था, दैट वाज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट वाज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। लेकिन ये कि जब मोस्ट एडवांस स्टडीज़ आ गई विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने इस जो डबल लेयर वाला जो स्ट्रक्चर है सैंडविच स्ट्रक्चर जो है उसको उन्होंने क्रॉस कर दिया, कैंसिल कर दिया कि ये जो मॉडल है ये ठीक नहीं है। इसकी बजाय नया मॉडल जो है वो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने प्रपोज किया है एंड दैट इज़ नोन एज फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल ये है जी फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। अब ये कि फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो है ये क्या है, फ्लूइड क्या होता है, कोई भी लिक्विड चीज़ जो है दैट इज़ नोन एज द फ्लूइड। ठीक है। अब उसके अंदर कोई चीज़ डूबी हुई है और ऐसे डूबी हुई है कि उसके सिरे जो हैं वो बाहर उभरे हुए हैं, तो वो मोज़ेइक पैटर्न होता है। आप ये देखें कि मोज़ेइक पैटर्न सिंपल वर्ड्स में आर्ट्स की लैंग्वेज में देख लें या कॉमन लैंग्वेज में देख लें, साइंटिफिक लैंग्वेज से हट के, तो मोज़ेइक पैटर्न कैसा होता है कि आपने एक जो है पेंट बनाना है, किसी चीज़ पे पेंट करना है, जो है फ्लोर जो है उस पर सीमेंट करना है, तो उसके ऊपर डिफरेंट पेबल्स जो हैं वो रख दिए जाएं कि वो उभरे हुए बीच में से नज़र आएँ। कोई थोड़ा उभरा हुआ है, कोई ज़्यादा उभरा हुआ है,
तो इस तरह से जो पैटर्न बनता है दैट इज़ नोन एज मोज़ेइक पैटर्न। तो इसको फ्लूइड मोज़ेइक पैटर्न का नाम क्यों दिया गया है कि ये जो लिपिड की बाइलेयर तो वैसे ही हैं जैसे प्रीवियसली साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी कि एक लेयर लिपिड्स के ऊपर है, दूसरी लिपिड्स की लेयर्स जो है इसके साथ अटैच्ड है और दोनों आपस में यूनाइटेड हैं, अटैच्ड हैं बाय मीन ऑफ स्पेसिफिक बॉन्डिंग। लेकिन प्रोटीन की लेयर्स उस तरह से ऊपर प्लेन स्प्रेड नहीं हुई हैं। प्रोटीन के बड़े बड़े मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके लिपिड की बाइलेयर के अंदर जो है डूबे हुए हैं, सबमर्ज्ड हैं। और जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सरफेस के ऊपर से देखते हैं तो हमें प्रोटीन की लेयर जो है इस तरह से ऊपर यूनिफॉर्म नज़र नहीं आती। क्या चीज़ यूनिफॉर्म नज़र आती है? लिपिड की लेयर जो है वो यूनिफॉर्म नज़र आती है और प्रोटीन के बड़े बड़े मोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके अंदर हमें डूबे हुए जो हैं मोज़ेइक पैटर्न बनाते हुए नज़र आते हैं। और कहीं कहीं जो है कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स ट्रेसेस की फॉर्म में हमें नज़र आते हैं। तो जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके साथ अगर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल यूनाइट होंगे तो जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज़ नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट के वो मॉलिक्यूल जो कि लिपिड्स के साथ अटैच होंगे वो क्या चीज़ बनाएंगे? वो उसमें प्रोटीन नहीं होगा, दैट विड बी नोन एज ग्लाइकोलिपिड्स। ये ग्लाइकोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मेन कंपोजिशन किसकी होगी? दो लेयर्स जो हैं इसमें लिपिड्स की हैं और प्रोटीन के बड़े बड़े से मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके अंदर डूबे हुए हैं, सबमर्ज हैं और सरफेस के ऊपर से ये मोज़ेइक पैटर्न बनाते हुए हमें नज़र आते हैं। तो इसमें क्या ये देखें, इसके अलावा जब हम इसका स्ट्रक्चर जो है फ्लूइड मोज़ेइक स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखते हैं तो हमें कहीं कहीं जो है लिपिड्स की डिफरेंट कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं। ये तो लिपिड की बाइलेयर है ना जो कि यूनिफॉर्म है, वो तो बात ख़त्म हो गई। उसके अलावा कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं और इसके अलावा जो है इसमें फाइबर्स हैं। फाइबर्स कौन से हैं? फाइबर्स ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल के ऊपर जो लेयर है उसमें कोई फाइबर्स इसके साथ जो हैं वो अटैच हैं। प्रोटीन के मॉलिक्यूल आप देखें कि यहाँ पे सरफेस के ऊपर नहीं है, नीचे की तरफ ये कि ये मोज़ेइक पैटर्न बनाते हुए अटैच है। सो दैट इज़ नोन एज द फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि व्हाट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, इसकी कंपोजिशन क्या है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के बाद तीसरी हमने चीज़ देखी कि इसका स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स केमिकल कंपोजिशन, इट्स स्ट्रक्चर, ये तीन बातें हमने डिस्कस कर ली। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होगा? फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के ऊपर प्रेजेंट है इसका फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन आप कह सकते हैं कि दैट इज़ द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस किस चीज़ के लिए? जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर एटमॉस्फेयर में चीज़ें हैं, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो ह्यूमिडिटी है, चाहे वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे सेल के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उसको जब हम बचा के रखते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन। इसके अलावा परमिएबिलिटी, कि यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें कहीं कहीं पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है और चार्ज वाला पोर जो है वो चीज़ों को अलाउ करता है कि कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ से इन पोर्स में से गुजर के सेल के अंदर जा सकती हैं या सेल के अंदर से बाहर आ सकती हैं। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम है जी, जो पोर्स हैं उनका काम है एक गेट कीपर का, कि चेक करना कि क्या चीज़ सेल के अंदर जा रही है, उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कौन बाहर आ रहा है उसको बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गेट कीपर की होती है किसी बिल्डिंग के लिए, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट इन पोर्स की होती है कि वो चेक करे कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाए, कौन सी ना जाए, कौन सी बाहर जाए, कौन सी ना जाए। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, यहाँ इतनी बात हम समझ चुके हैं कि कुछ चीज़ों को अंदर जाने के लिए अलाउ करती है, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती। तो जब ये हर चीज़ को अलाउ नहीं करती तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियली परमिएबल या पार्शियली। पार्शियल का मतलब क्या होता है? अधूरी, कि कुछ चीज़ों को वो जाने देती है और कुछ चीज़ों को नहीं जाने देती। और डिफरेंशियली का क्या मतलब है?
कि ये तमीज़ कर सकती है, डिफ्रेंशिएट कर सकती है कि क्या चीज़ जाए सेल में, क्या ना जाए, और क्या बाहर जाए, क्या ना जाए। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव चीज़ों को ये मूवमेंट के लिए अलाउ करती है। अब कौन सी चीज़ें जो हैं सेल के अंदर और बाहर फ्रीली मूव कर सकती हैं? दीज आर स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो यहाँ पे काउंट करती है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अब डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसके थ्रू उन्होंने क्रॉस करना है, तो वो दो तरीक़ों से क्रॉस करती हैं। दो तरीके वो कौन कौन से हैं क्रॉस करने के? दैट इज़ द एक्टिव मेम्ब्रेन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये क्या हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हम क्या समझते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हम समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी भी सॉल्यूट के मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एंड फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। कोई एनर्जी इसके लिए जो है वो नहीं चाहिए होती है। लेकिन सम टाइम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मजबूरी ऐसी हो जाती है कि उनको मूव करवाना पड़ता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। वो मूव क्यों करवाना पड़ता है? फॉर एग्जांपल कि सेल के अंदर एक चीज़ की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, बाहर कम है, लेकिन सेल के अंदर वो मज़ीद चाहिए। दैट इज़ रिक्वायर्ड। जब वो रिक्वायर्ड है तो वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करेंगे, एंड लेकिन वो इजी नहीं है उसको मूव करना, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको मूव करवाने के लिए काम आते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके लिए जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो एटीपी से मिलती है। तो सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, वो होगी कहाँ से? थ्रू दिस पार्शियली या सिलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद ये तो हो गया, ये हम डिस्कस क्या चीज़ कर रहे हैं? दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला फंक्शन हमने क्या देखा? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहली बात हमने क्या देखी थी? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन भी मैंने आपको बताया कि किस किस चीज़ के लिए है। दूसरी चीज़ जो हमने देखी दैट इज़ परमिएबिलिटी। अब तीसरी चीज़ क्या है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस में आएगी? दैट इज़ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है कि किसी भी चीज़ ने जब सेल के अंदर एंटर होना है इस तरीके से कि एक जो है वो वैक्यूल बनाती हुई एंटर हो, द प्रोसेस इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस। हम इमेजिन करते हैं कि ये एक सेल की सेल मेम्ब्रेन है, कोई पार्टिकल जो है वो आके इसके साथ अटैच हुआ, इट हैव टू एंटर इनसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में इसने एंटर होना है। तो ये क्या करेगी कि ये आके इसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगी। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसके गिर्द जो है एक कवर बनाने लग जाएगी। यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन बनी और इसके इर्द गिर्द इसने इसको काबू करना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती गई
और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जाके आप इसमें मिल गई और यहाँ से इसके अंदर से एक वैक्यूल बना के इसको सेल के अंदर एंटर कर दिया। अब ये चीज़ जो है ये सेल के अंदर एंटर हो गई, ये चीज़ है। और ये जो है ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है। अब ये एक वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर जो है आ चुका है। द प्रोसेस इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस जो है ये दो तरह का होता है। प्रोसेस सेम है, जो चीज़ अंदर एंटर हो रही है उसकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि वो कैटेगरी जो है वो सॉलिड है या लिक्विड है। अगर वो सॉलिड होगी तो दैट इज़ नोन एज फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। और अगर वही चीज़ जो है वो लिक्विड होगी, द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज पिनोसाइटोसिस। क्लियर? एंडो मीन इन, अंदर जाना है, बाय मीन ऑफ फॉर्मिंग द वैक्यूल, वैक्यूल बनाते हुए अंदर जाना है। द प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस इफ द पार्टिकल इज सॉलिड। Endocytosis is also known as phagocytosis, and if the particle is in the form of liquid, endocytosis now known as pinocytosis. Clear? यहाँ तक जेके जो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेजर फंक्शंस हैं उनको चेक कर लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने क्या क्या बातें देखी हैं, एक दफ़ा इनका रिव्यू ले लें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने सबसे पहले देखा कि व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अच्छा, इसके बाद हमने देखा इसका स्ट्रक्चर, फिर हमने देखी जी इसकी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। उसके बाद हमने देखे जी इसके फंक्शंस, और फंक्शंस में हमने इसके 3 मेजर फंक्शंस देखे, प्रोटेक्शन, परमिएबिलिटी और एंडोसाइटोसिस। दैट्स इट अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात ख़त्म हो गई। यहाँ तक जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक ख़त्म। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, बार बार सुने, समझ में आ जाएगा। कोई इतनी मुश्किल इसमें कोई नई कहानी है ही नहीं है। इवन देन अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो उस एक अपने पास कॉपी एक रफ बना ले, जो जो चीज़ मुश्किल लगती है, जो जो क्वेश्चन जहन में आते हैं उस पर लिखते जाएं। व्हेन वी विल मीट वी विल डिस्कस दैट टॉपिक्स। ओके, अच्छा जी। अब दूसरा जो हमने करना है टॉपिक, आज के 2 टॉपिक्स हमने करने हैं। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि हमने कर लिया, दूसरा जो करना है दैट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, और उसके अलावा बैक्टीरिया के सेल्स में प्रेजेंट है, उसके अलावा फंजाई में प्रेजेंट है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हम तीनों को अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं। प्लांट सेल्स, उसके अलावा बैक्टीरिया या जिनको प्रोकैरियोट्स कल हमने डिस्कस किया था, और तीसरे जो हैं फंजाई। अच्छा, अब इसमें से जो इम्पॉर्टेंट हर कोई अपनी अपनी जगह है, लेकिन जो कि मोस्टली हम फाइंड करते हैं, जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो है ऊपर मिलती है सेल वॉल, वो हमें मिलती है प्लांट के सेल्स में। और बैक्टीरिया के सेल जो हैं वो कंपैरेटिवली प्लांट के सेल से कम होते हैं, या प्लांट सेल्स जो है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस के हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बेसिकली सनलाइट को कैप्चर करना और फूड को बनाना जो है वो काम ही यहाँ पे हो रहा है। तो इस लिहाज से प्लांट की जो सेल वॉल है उसको हम ज़्यादा डीपली जो है वो डिस्कस करते हैं। अदरवाइज़ ये कि बैक्टीरिया जो हैं उनकी सेल वॉल जो है वो कल हमने डिस्कस किया था कि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो बनी हुई किस चीज़ की है, दैट इज़ मेड अप ऑफ दी पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन, या जिसको हमने म्यूरेन का नाम भी दिया था, म्यूरेन। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई है काइटिन की, ठीक है, और ये जो प्लांट्स की सेल वॉल है ये बनी हुई है सेल्यूलोज की।
अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो सेल वॉल है, एक बात तो हमने देख ली कि ये प्रेजेंट है कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इन केस ऑफ द प्लांट सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। और ये इसकी कंपोजिशन जो है वो सेल्यूलोज की है, और सेल्यूलोज के जो फाइबर्स हैं वो मिलके इसको बनाते हैं। और सेल वॉल जो है इसकी भी लेयर्स होती हैं। प्लांट के सेल की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्लांट का सेल जो है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, कोई सी भी इसकी फिक्स शेप हो सकती है। और ये जो सेल वॉल्स हैं ये हर सेल के अंदर अपनी इंडिपेंडेंट सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है। और हर सेल की जो इनर वॉल है दैट इज़ नोन एज प्राइमरी वॉल, जो कि हर सेल में मौजूद होती है। अब ये आप देख रहे हैं कि ये आपको दो एडजेसेंट सेल्स नज़र आ रहे हैं। एडजेसेंट से क्या मुराद है? एडजेसेंट से मुराद है मुत्तसिल, जुड़े हुए। जो जुड़े हुए सेल्स होते हैं दे आर नोन एज एडजेसेंट सेल, और उनके दरमियान एक सेल वॉल की लेयर प्रेजेंट होती है। वो सेल वॉल की लेयर विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द एडजेसेंट सेल इज़ नोन एज मिडल लमेला। मिडल लमेला, what is middle lamella? Middle lamella is the layer of cell wall present at the point where neighboring cells are joining, present at the point where the adjacent cells are attaching with each other in the adjacent area of the neighboring cell. नेबरिंग सेल का जो कॉमन एरिया है वहाँ पे ये मिडल लमेला जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके और इसकी कंपोजिशन क्या है? सेल्यूलोज एंड सम टाइम हेमी सेल्यूलोसिस और पेक्टिन के मॉलिक्यूल्स भी इसको बना रहे होते हैं। उसके बाद जिस सेल की अंदर वाली जो लेयर है जो हर सेल की अपनी इंडिपेंडेंट है दैट इज़ नोन एज प्राइमरी वॉल विच इज़ अगेन कंपोज्ड ऑफ द सेल्यूलोज। ये हर सेल की अपनी होती है और हर सेल में लाजमी प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्लांट के किसी भी पोर्शन में हो। मिडल लमेला और प्राइमरी वॉल ये हर सेल में प्रेजेंट होगी। उसके बाद जी एक तीसरी लेयर इसकी आ जाती है जो कि प्राइमरी लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये जो है ये हर सेल में प्रेजेंट नहीं होती। वो सेल्स जिनकी दीवारें बहुत ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाती हैं वहाँ पे ये सेकेंडरी लेयर जो है ये प्रेजेंट होती है, या सेकेंडरी वॉल जो है ये प्रेजेंट होती है। और ये जो है थिक होती है, बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, और दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी वॉल। और ये ज़रूरी नहीं कि ये हर सेल में हो। मिडल लमेला दैट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन एडजेसेंट सेल, प्राइमरी वॉल हर सेल में प्रेजेंट है, सेकेंडरी वॉल ज़रूरी नहीं कि हर सेल में प्रेजेंट हो। बहुत ज़्यादा थिक दीवारें जिनकी हैं उनमें प्रेजेंट है, अदरवाइज़ हर किसी में ये प्रेजेंट नहीं है। और ये बनी हुई किस चीज़ की है? इसमें इसकी जो कंपोजिशन है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, इसमें सिलिका, वैक्सेस एंड क्यूटिन एंड लिग्निन, ये चीज़ें जो हैं ये इस सेकेंडरी वॉल को बना रही हैं। अब हमने ये देखना है कि ये हम जो बात कर रहे हैं सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल प्लांट्स की, प्राइमरी वॉल जो है या मिडल लमेला जो है ये सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो सेल्यूलोज के जो फाइबर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। एक डायग्राम इसकी ये है जो कि आपको बुक में नज़र आ रही है, ये देख लीजिए। ये आपको जो है क्रिस क्रॉस के नीचे के देखें आप फाइबर्स जो हैं ये इस तरह से जा रहे हैं, और ऊपर वाले जो हैं वो भी स्लैंट हैं लेकिन वो नीचे वालों के साथ 90 के एंगल पे जा रहे हैं। ठीक है जी। और क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि ये देखें कि ये बैंड्स जो हैं, ये फीते जो हैं ये इस तरह से जा रहे हैं, तो ऊपर जो इसके आएंगे वो 90 के एंगल पे ऐसे आएंगे। और सम टाइम ऐसा होता है कि ये इसके अंदर जो है वो बुने हुए होते हैं कि ये अगर इसके ऊपर से गुजर रहा है तो अगले के नीचे से गुजरेगा, फिर अगले के ऊपर से, फिर दूसरे के नीचे से, ऑल्टरनेट, एक के ऊपर से फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। ये जिस तरह से आप इमेजिन कर लेना कि ये जो चारपाई बनती है, पट्टी की बनी हुई चारपाई जिसको कहते हैं, अगर कभी आप गौर से देखें तो वो चारपाई कैसे बनती है, वो एक शीट की फॉर्म में कैसे आती है कि पट्टियाँ उसमें लगाते हैं। पट्टियाँ पहले एक रुख पे लगाते हैं, फिर उसके ऊपर 90 के एंगल पे आती हैं। तो जो 90 के एंगल पे आती हैं वो सीधी सीधी नहीं आ जाती,
वो एक के ऊपर से गुजरी है तो दूसरे के नीचे से गुजरेगी, फिर तीसरे के ऊपर से चौथे के नीचे से, पांचवें के ऊपर से छठे के नीचे से। इस तरह से जो अरेंजमेंट होती है दैट इज़ नोन एज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। और ये चीज़ों को, बैंड्स को या फाइबर्स को एक दूसरे के साथ, जिसे बुनाई कहते हैं, बुनने में और एक प्रॉपर लेयर जो है वो शीट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया जी सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल जो है इसका फंक्शन इसका सबसे पहले जो है वो है जी प्रोटेक्शन, लेकिन परमिएबिलिटी इसके फंक्शंस में नहीं आता, क्योंकि इसमें ये पार्शियली परमिएबल नहीं है, ये फुली परमिएबल है कि इसमें से हर चीज़ गुजरेगी, जिसने भी सेल के अंदर जाना है पहले इसमें से गुजरेगी फिर आगे जाएगी, लेकिन ये कि ये पार्शियली परमिएबल नहीं है, ये हर चीज़ को अलाउ कर देगी। चेक जो है, जो गेट कीपर का काम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं करना है कि क्या चीज़ इसमें से गुजरे और क्या चीज़ इसमें से ना गुजरे। और दूसरा जो इसका जो मेजर फंक्शन है, टू गिव द डेफिनेट शेप टू द सेल, डेफिनेट शेप, सेल को डेफिनेट शेप देना कि सेल की जो भी शेप है वो सेल वॉल की वजह से होती है, कि अगर सेल वॉल ना हो तो उसकी वो शेप जो कि मेंटेन है सेल वॉल की वजह से, वो उस तरह से मेंटेन नहीं रह सकती। तो अभी आज आपने 2 टॉपिक्स कर लिए, दैट इज़ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरी जो है दैट इज़ दी सेल वॉल। उसके बाद ये कि ये आप देखें कि आपने बाहर से शुरू किया। सबसे पहले बाहर जो है प्लांट के सेल हों या फंजाई के हों या बैक्टीरिया के हों, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसके बाद सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन है जो कि सब में प्रेजेंट होती है। सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये कल हमने डिस्कस किया था कि ये सेल का स्ट्रक्चर है, तो ये इसमें न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो एक लिक्विड या जेली लाइक सब्सटेंस है दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अलावा इसमें जो है दूसरे सेल ऑर्गेनेली, सेल इंक्लूजन, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, जिनको कलेक्टिवली के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है दैट इज़ नोन एज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस भी आ जाता है, उसमें साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, उसमें सेल ऑर्गेनेलिस भी आ जाते हैं, सेल इंक्लूजन्स भी आ जाते हैं। वो जो लिक्विड है, जो जेली लाइक सब्सटेंस है दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म। तो अब अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना कहा जाए कि प्रोटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म में जितने भी कंटेंट्स हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन दे आर नोन एज प्रोटोप्लास्ट, और वो लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस जो कि इन सब चीज़ों को कैरी किए हुए है दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म। उसकी कंपोजिशन फिर क्या है वो आप देख सकते हैं कि फिर उसमें वाटर भी आ जाता है, फिर उसमें जो है डिफरेंट सॉल्यूट्स जो हैं वो डिज़ोल्व हुए होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट सेल्स जो हैं उसमें डिफरेंट जेल्स होते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, डिफरेंट सॉल्यूट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला हम ये कि साइटोप्लाज्म शुरू करेंगे, और साइटोप्लाज्म के साथ जितने इसके अंदर ऑर्गेनेलिस हैं जो कि आपके सिलेबस में शामिल हैं उनको हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।